आमतौर पर जब भी पुरानी इमारतों या इतिहास की बात होती है ना, तो दिमाग में बस कुछ टूटते हुए खंडर या उबाऊ सी तस्वीरें आने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल धूल मिट्टी और बस कुछ पुराने पत्थर। एग्जैक्टली लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, पंजाब का इलाका, चिलचिलाती धूप, और समय है लगभग 150 साल पहले का। जब ब्रिटिश इंजीनियर पहली बार वहां रेलवे लाइन बिछाने के काम में पसीना बहा रहे थे। सही कहा। और उन्हें पटरियों के लिए ना एक बहुत ही मजबूत बेस या आधार की जरूरत थी। तभी खुदाई के दौरान अचानक उन्हें पकी हुई ईंटों का एक विशाल और अंतहीन सा खंडर मिलता है। और उन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो किसी पुराने राजा का किला होगा जो अब मुफ्त की और बेहतरीन ईंटों की खदान बन गया है। मतलब बिना कोई दूसरी सोच विचार किए उन्होंने वहां से हजारों लाखों ईंटें उखाड़ ली और उन पर अपनी रेलवे लाइन बिछा दी। सोचिए, एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता आधुनिक विकास के पहियों के नीचे बस दब गई। और देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यही है। आधुनिक यातायात की नींव रखने के लिए उन इंजीनियरों ने अनजाने में ही भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक की इमारतों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। बिल्कुल। और ये घटना तब की है जब दुनिया में किसी को हड़प्पा का नाम तक नहीं पता था। इसके लगभग 80 साल बाद जाकर जब पुरातत्वविदों ने गंभीरता से उस जगह की खुदाई शुरू की, तब दुनिया के सामने ये हकीकत आई कि वो ईंटें कोई आम ईंटें नहीं थीं। सही बात है। वे 4700 साल पहले बसे एक बेहद सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत शहर का हिस्सा थीं। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये सोचना ही अपने आप में कितना हैरत अंगेज है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, वो सदियों तक मिट्टी में दबी रही। और जब मिली भी तो हमने अनजाने में उसे रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उन पुरानी ईंटों, खंडरों या टूटे-फूटे बर्तनों की कोई लिस्ट पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन इस रहस्य को सुलझाना है कि 4700 साल पहले बसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे ये शुरुआती नगर आखिर काम कैसे करते थे। वहां के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी उन्नत और शानदार सभ्यता जिसने आधुनिक शहरों को टक्कर देने वाले ड्रेनेज सिस्टम बनाए, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई। इस सभ्यता की कहानी न सिर्फ पुरानी चीजों के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की उस ऊंचाई की कहानी है जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत उन्हीं ईंटों से करते हैं। देखिए, जब हम हड़प्पा के शहरों की बनावट को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो कोई विशाल महल या भव्य मंदिर नहीं है, बल्कि वो ईंटें हैं। हाँ, क्योंकि उन इंजीनियरों को जो ईंटें मिली थीं, वे हजारों सालों तक इसलिए टिक पाईं क्योंकि उन्हें पकाने के बाद एक खास इंटरलॉकिंग या फसावा तरीके से चिनाई करके जोड़ा गया था। एग्जैक्टली। दीवारें सिर्फ ईंटों के ढेर से नहीं बनी थीं, बल्कि एक दूसरे में इस तरह फंसाकर बनाई गई थीं कि भूकंप या समय की मार भी उन्हें आसानी से गिरा ना सके। और यही मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। मतलब मैं सोच रही थी कि बिना किसी आधुनिक मशीन, क्रेन या 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के उन्होंने इतने बड़े शहरों को खड़ा कैसे किया। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है, क्योंकि ये शहर कोई ऐसे ही बेतरतीब ढंग से बस गए गांव नहीं थे। इनमें एक बहुत ही स्पष्ट जोनिंग या विभाजन दिखता है। हाँ, ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। बिल्कुल। एक पश्चिमी हिस्सा जो आकार में थोड़ा छोटा होता था, लेकिन उसे एक ऊंची जगह पर एक कृत्रिम चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसे नगर दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो काफी बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बसा था, जिसे निचला नगर कहा गया। ये जो विभाजन है ना, ये हमें उनके समाज के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। नगर दुर्ग में आमतौर पर शहर की सबसे खास और महत्वपूर्ण इमारतें होती थीं। और इसका सबसे बेहतरीन नमूना हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है ना। हाँ, जिसे हम महान स्नानागार या ग्रेट बाथ कहते हैं। ये कोई साधारण तालाब नहीं था। इसके निर्माण की बारीकी आज के स्विमिंग पूल बनाने वालों को भी हैरान कर सकती है। मतलब उन्होंने पक्की ईंटों को बहुत बारीकी से चुना और उन्हें प्लास्टर से जोड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी का रिसाव रोकने के लिए, यानी उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए, उन्होंने प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई, जिसे हम प्राकृतिक डामर भी कहते हैं। अरे,
ये तो बिल्कुल आज की मॉडर्न वाटरप्रूफिंग तकनीक है। मतलब आज भी हम छतों से पानी टपकने से रोकने के लिए डामर या बिचुमेन का ही तो इस्तेमाल करते हैं, और वे लोग ये काम 4700 साल पहले कर रहे थे। सोचिए उनका तकनीकी ज्ञान कितना आगे था। उस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं और चारों ओर कमरे बने थे। शायद वहाँ खास नागरिक किसी विशेष अवसर पर अनुष्ठानिक स्नान किया करते होंगे। बिल्कुल यही माना जाता है। लेकिन देखिए, महान स्नानागार से भी ज्यादा जिस चीज ने मुझे सच में हैरान किया है वो है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम तो उनका मास्टरपीस था। हाँ, क्योंकि आज हमारे आधुनिक शहरों में जरा सी बारिश होती है तो सड़कें पूरी तरह तालाब बन जाती हैं। जल भराव की समस्या से सब जूझते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहरों में जल निकासी की व्यवस्था एकदम बेजोड़ थी। उनकी जल निकासी प्रणाली सचमुच उस समय की पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखी थी। उन्होंने नालियों को खुला नहीं छोड़ा था जो बीमारियों का घर बन सकती थीं। वे पक्की ईंटों से ढकी हुई थीं। और हर नाली में एक बहुत ही हल्की लेकिन एकदम सटीक ढलान होती थी ताकि पानी बिना रुके गुरुत्वाकर्षण की मदद से आसानी से बह सके। सही कहा। और यहीं पर ना दिमाग घूम जाता है। हाँ, मतलब बिना लेजर लेवलर या आज के सर्वेइंग उपकरणों के उन्होंने पूरे शहर की नालियों में वो सटीक ढलान कैसे तय की होगी? यही नहीं, हर घर की नाली को बाहर सड़क की मुख्य नाली से बाकायदा जोड़ा गया था और रास्ते में सफाई के लिए मैनहोल यानी निरीक्षण छेद भी बनाए गए थे ताकि कचरा फंसने पर उसे आसानी से निकाला जा सके। वाओ, ये कोई रातों रात किया गया काम तो बिल्कुल नहीं लगता। ये पूरी तरह से एक मास्टर प्लान का नतीजा था। घर, नालियां और सड़कें, इन तीनों का निर्माण एक साथ एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने पहले अपनी मर्जी से घर बना लिया और फिर सोचा कि चलो अब कहीं से नाली निकाल देते हैं। बिल्कुल नहीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल जैसे शतरंज का बोर्ड हो। यह दर्शाता है कि वहां कोई ना कोई बेहद मजबूत केंद्रीय सत्ता या नगर निगम जैसी संस्था जरूर रही होगी जो इतने कड़े भवन निर्माण नियमों को लागू करवाती थी। हाँ, आप नियम तोड़े बिना एक ईंट भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते थे वहां। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब शहर इतने व्यवस्थित और नियोजित थे तो जाहिर है कि वहां रहने वाले लोग सिर्फ अपने खाने पीने के लिए खेतों तक सीमित नहीं थे। एक पूरी की पूरी शहरी अर्थव्यवस्था काम कर रही होगी। 100%। एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा था। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह बड़े राजमहल नहीं थे तो इन शहरों को चला कौन रहा था? समाज किन वर्गों में बटा था? समाज के ताने बाने को अगर हम करीब से देखें तो पता चलता है कि वहाँ मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरह के काम करने वाले लोग थे। एक वो शासक या प्रशासक वर्ग था जो शहर की इन बड़ी और खास इमारतों की योजना बनाता था और नियमों को लागू करवाता था। अच्छा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग था लिपिकों का। ये वो लोग थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद उन चीजों पर भी लिखते थे जो समय के साथ नष्ट हो गईं, जैसे छाल या पत्ते। आती है। हमने उनके ड्रेनेज सिस्टम को समझ लिया, उनके स्नानागारों को देख लिया, लेकिन उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, हम उनकी मोहरों पर उकेरे गए उन चिन्हों को देखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। एक पूरी सभ्यता के विचार, उनके नाम, उनके कानून सब हमारे सामने होकर भी एकदम खामोश हैं। ये खामोशी सच में चुभने वाली है, क्योंकि जब हम तीसरे वर्ग की तरफ देखते हैं जो शिल्पकारों का था, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, तो उनकी कारीगरी चीख चीख कर अपनी उन्नत तकनीक की गवाही देती है। मतलब इन लोगों ने बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं के काम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। बिल्कुल। व्यापार में वजन नापने के लिए उन्होंने चर्ट नाम के पत्थर से इतने सटीक बाट बनाए थे जो बिल्कुल घनाकार थे और वजन में एकदम परफेक्ट थे। और कार्निलियन जैसे कठोर पत्थरों को तराश कर उनमें छेद करके मनके बनाए गए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा रहस्यमयी और तकनीकी रूप से उन्नत चीज जो थी वो थी फेयंस। हाँ, फेयंस के बारे में मैंने पढ़ा था और वो सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक पत्थर या शंख नहीं था जिसे उन्होंने बस तराश लिया हो। ये एक पूरी तरह से कृत्रिम पदार्थ था। सही कहा। उन्होंने बालू या स्फटिक पत्थरों को पीसकर उसका चूर्ण बनाया, फिर उसे गोंद में मिलाकर एक मनचाहे आकार की वस्तु बनाई और फिर उसे भट्टी में पकाया गया, है ना? हाँ, और अंत में उन पर एक बहुत ही चिकनी नीली या समुद्री हरी रंग की परत चढ़ाई जाती थी। ये तो सीधे सीधे उस समय के उन्नत रसायन विज्ञान और उच्च तापमान को नियंत्रित करने की कला का प्रमाण है।
वाह, फैंस बनाना तो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। इसका निर्माण ये दिखाता है कि वे सिर्फ प्राकृतिक चीजों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वो पदार्थों के गुणों को बदलकर नई चीजें गढ़ रहे थे। और इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था, वो तो हड़प्पा के आसपास स्थानीय रूप से मिलता ही नहीं था। और यहीं से उनका वो विशाल व्यापारिक नेटवर्क शुरू होता है। राजस्थान और ओमान से तांबा लाया जा रहा था। कांसे को बनाने के लिए जिस टिन की जरूरत होती है, वो आज के ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों से मंगाया जा रहा था। और सोना वो दूर दक्षिण में कर्नाटक से आ रहा था। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि 4700 साल पहले एक तरह का प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क काम कर रहा था? मतलब इतनी दूर दूर से भारी कच्चा माल लाना, उसे प्रोसेस करना और फिर उससे बनी कीमती चीजों को वापस बेचना। ये पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला ही थी। और इस विशाल नेटवर्क को जो चीज कामयाबी दे रही थी, वो थी विशेषज्ञता, यानी स्पेशलाइजेशन। हर कोई हर काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। एक किसान जो गेहूं उगा रहा है, वो इतने उच्च तापमान वाली भट्टी में फैंस की मन के नहीं चमका सकता। हाँ, लॉजिकल है। और एक मोहर बनाने वाला कारीगर जो पत्थर पर इतनी सूक्ष्म पच्छीकारी कर रहा है, वो अफगानिस्तान से टेंट ढोकर नहीं ला सकता। इन जटिल कामों के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले विशेषज्ञों की एक पूरी फौज थी। मतलब बिना इस कड़े श्रम विभाजन के ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो असंभव है। एकदम सही। लेकिन एक व्यावहारिक बात सोचते हैं। अगर वहाँ इतने सारे शिल्पकार हैं जो दिन रात कारखानों में काम कर रहे हैं, इतने सारे व्यापारी हैं जो ओमान और अफगानिस्तान की यात्राएं कर रहे हैं, और प्रशासक हैं जो नगर निगम चला रहे हैं, तो इन सब का पेट कैसे भर रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये लोग तो खुद खेत में जाकर अनाज उगा रहे थे। इतनी बड़ी शहरी आबादी को बनाए रखने के लिए तो असीमित भोजन की जरूरत रही होगी। देखिए, किसी भी शहरी सभ्यता की असली रीढ़, चाहे वो आज हो या 5000 साल पहले, उसकी कृषि व्यवस्था ही होती है। शहरों के बाहर रहने वाले किसान और चरवाहे ही वो लोग थे जो इस पूरे शहरी तंत्र को भोजन मुहैया कराते थे। वो लोग क्या उगा रहे थे? वे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगा रहे थे। कृषि अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन ही वो ताकत थी जिसने लोगों को खेतों से निकलकर शिल्प और व्यापार पर फोकस करने की आजादी दी। और इसी कृषि में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव उस दौर में आया, हल का आविष्कार। बिल्कुल, हल ने पूरी खेती का तरीका बदल दिया। सोचिए, उससे पहले लोग सिर्फ जमीन को खुरचकर बीज डाल देते होंगे, लेकिन हल ने गहरी जुताई को मुमकिन बनाया, जिससे जमीन के नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ गए और पैदावार कई गुना बढ़ गई। हालांकि उस समय के असली लकड़ी के हल तो समय के साथ गलकर नष्ट हो गए, लेकिन मिट्टी के बने हल के आकार के जो खिलौने हमें मिले हैं, वे साबित करते हैं कि ये तकनीक पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुकी थी। और सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, कपड़ों के मामले में भी वो लोग बहुत आगे थे। हाँ, मेहरगढ़ जैसे स्थानों में तो लगभग 7000 साल पहले से ही कपास की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। दुनिया के कई अन्य हिस्से जब जानवरों की खाल पहन रहे थे, तब यहाँ सूती कपड़े बुने जा रहे थे। मैंने पढ़ा है कि मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तांबे की कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े के टुकड़े चिपके हुए मिले हैं। सही कहा आपने। सूत काटने के लिए पकी मिट्टी और उसी फेन से बनी तकलियां भी मिली हैं, जो बताती हैं कि कपड़े बुनना हर घर का या शायद एक बड़े उद्योग का हिस्सा था। ये जो कृषि और उत्पादन का विशाल ढांचा था ना, इसे देखकर मुझे गुजरात के दो अनूठे महानगरों की याद आती है, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा तो कई मायनों में हड़प्पा के बाकी शहरों के नियमों को तोड़ता हुआ दिखता है। हाँ, बाकी शहर जहाँ 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं कच्छ के इलाके में बसा धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। धौलावीरा की नगर योजना सच में बाकी शहरों से काफी अलग थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। और वहाँ एक विशाल खुला मैदान भी मिला है ना? हाँ, जो शायद किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन, खेल या उत्सवों के लिए इस्तेमाल होता होगा। लेकिन धौलावीरा से जो सबसे आश्चर्यजनक चीज मिली है, वो है सफेद पत्थर पर खुदे हुए हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर। ये तो बिल्कुल किसी प्राचीन साइन बोर्ड या होर्डिंग जैसा लगता है। आमतौर पर हड़प्पा की लिपि हमें मोहरों जैसी बहुत छोटी चीजों पर मिलती है, जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन धौलावीरा में ये बड़े अक्षर संभवतः लकड़ी के एक बड़े तख्ते में जड़े गए थे, जिसे शहर के प्रवेश द्वार पर लटकाया गया होगा। और फिर आता है लोथल, जो खंबात की खाड़ी के पास है।
लोथल तो अपने आप में एक औद्योगिक और व्यापारिक हब था, लोथल की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत वो ढांचा है जिसे आज हम एक डॉकयार्ड या बंदरगाह के रूप में पहचानते हैं। हाँ, लोथल में ईंटों से बना एक बहुत बड़ा तालाबनुमा ढांचा मिला है, जो एक नदी के जरिए सीधा समुद्र से जुड़ा हुआ था। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। तो ये सिर्फ एक पार्किंग स्पेस नहीं था, बल्कि माल चढ़ाने और उतारने का एक बेहद व्यस्त केंद्र रहा होगा। एग्जैक्टली। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे व्यापार को संभालने के लिए वहाँ एक विशाल भंडारगृह भी मिला है, जहाँ शायद निर्यात होने वाला या आयातित माल रखा जाता था। और व्यापार की बात हो रही है तो उसी भंडारगृह में हमें उस समय की व्यापारिक सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से सरल उदाहरण मिलता है, जिसे हम मोहरबंदी या सीलिंग्स कहते हैं। ये सीलिंग्स बहुत ही कमाल का आइडिया था। जब व्यापारी अपना माल बोरियों या थैलों में भरकर भेजते थे, तो वे थैले के मुंह को रस्सी से बांध देते थे। फिर उस गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी थोपी जाती थी और उस पर अपनी खास मोहर को दबा दिया जाता था। हाँ, और गीली मिट्टी पर मोहर की वो छाप सूखने के बाद एक स्थायी पहचान बन जाती थी। जब वो सामान ओमान या मेसोपोटामिया पहुंचता था, तो प्राप्त करने वाला सबसे पहले उसी छाप को चेक करता था। ये तो बिल्कुल आज के ई-कॉमर्स डिलीवरी पैकेट्स या शिपिंग कंटेनर्स के टेम्पर प्रूफ सील जैसा है। मतलब अगर मिट्टी की वो सील टूटी हुई है या उसमें दरार है, तो इसका सीधा मतलब था कि रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या उसे चुराने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। सोचिए, 4700 साल पहले वे लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल और व्यापारिक भरोसे को कितनी गहराई से समझ रहे थे। इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक बात एकदम साफ हो जाती है कि कृषि अधिशेष और लोथल जैसे बंदरगाहों के रणनीतिक स्थान ने इस सभ्यता को आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बना दिया था। उन्होंने वजन मापने की एक मानकीकृत प्रणाली भी स्थापित कर ली थी, जिससे पूरे साम्राज्य में व्यापार बिना किसी धोखाधड़ी के चल सके। ये एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से विकास के चरम पर था। लेकिन यहीं पर इतिहास का वो क्रूर सच सामने आता है, जो सच में हमें झकझोर कर रख देता है। जो चीज अपने चरम पर पहुंचती है ना, उसे एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। दुर्भाग्य से हड़प्पा सभ्यता के साथ भी यही हुआ। शर्मिंदा कर दे। जिसने फेयॉन्स जैसी कृत्रिम सामग्री बनाई, ग्लोबल ट्रेड किया, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? लगभग 3900 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात इस शानदार दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। पुरातात्विक साक्ष्य इस पतन की जो तस्वीर पेश करते हैं वो बहुत ही खौफनाक और दुखद है। शहरों की वो चमक अचानक फीकी पड़ गई। लोगों ने उन सुनियोजित शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। वो जो वजन नापने वाले सटीक चर्ट के बाट थे, वो मोहरें, वो विशिष्ट लेखन, सब कुछ रातों रात बंद हो गया। और दूर दराज के इलाकों से तांबे और टिन का आयात भी पूरी तरह रुक गया। और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है मोहनजोदाड़ो की सड़कों का हाल। जहां कभी एक भी नाली को जाम होने नहीं दिया जाता था, जहां साफ सफाई के इतने कड़े नियम थे, वहां सड़कों पर कचरे के पहाड़ लगने लगे। बिल्कुल, वो बेहतरीन जल निकास प्रणाली पूरी तरह से मिट्टी और मलबे से भर गई। और उन्हीं चौड़ी सड़कों के बीचों बीच लोगों ने झुग्गी नुमा बेतरतीब घर बनाने शुरू कर दिए। मैं यहाँ एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मान सकती हूँ कि कोई भीषण बाढ़ आई होगी या भूकंप आया होगा जिसने कुछ शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन एक पूरी की पूरी सभ्यता अपना ही लेखन कैसे भूल सकती है? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। लोग वजन मापना कैसे भूल सकते हैं? पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ कैसे ढह सकती है? ये तर्क मुझे पूरी तरह से पचता नहीं है। आपका ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। कोई भी सभ्यता सिर्फ एक बाढ़ से अपना सदियों का ज्ञान नहीं भूलती। इतिहासकार मानते हैं कि एक प्रशासनिक पतन का मामला था। प्रशासनिक पतन मतलब सब कुछ एक साथ बिखर जाना? हाँ, जब केंद्रीय सत्ता या वो व्यवस्था जो सब कुछ बांध कर रखती है वो चरमरा जाती है, तो एक डोमिनो इफेक्ट यानी एक के बाद एक चीजें गिरने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण शायद नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। और पर्यावरण का नुकसान भी तो हुआ होगा। बिल्कुल। लाखों ईंटें पकाने और तांबा पिघलाने के लिए उन्हें भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी, जिससे शायद आसपास के जंगलों का पूरी तरह विनाश हो गया और पर्यावरण का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। तो इसका मतलब है कि जब नदियां सूखी और खेती बर्बाद हुई तो कृषि अधिशेष खत्म हो गया
और जब खाना ही नहीं बचा तो शहरों में बैठे वो शिल्पकार जो फयान्स बना रहे हैं या मोहरें उकेर रहे हैं, उनका क्या काम? सही बात है। भूख से बचने के लिए लोग शहर छोड़कर भागने लगे होंगे, और जब व्यापार और प्रशासन ही नहीं रहा तो उस लिपि या मुहर का इस्तेमाल कौन करेगा? वो ज्ञान उसी पीढ़ी के साथ बस खत्म हो गया। बिल्कुल यही हुआ। जब लोग शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की नई और छोटी बस्तियों में जा बसे, तो उनकी प्राथमिकता सिर्फ जिंदा रहना थी, कला और तकनीक नहीं। इसलिए वो शहर उजड़ गए, ज्ञान लुप्त हो गया, और भारतीय उपमहाद्वीप में नए शहरों का विकास इसके लगभग 1400 साल बाद जाकर हो पाया। 14 सदियां, मतलब हमने शहरीकरण की जो कला सीखी थी, जो ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया था, उसे वापस पाने में हमें 1400 साल लग गए। एक तरह से ये 1400 सालों का एक लंबा अंधकार युग था। तो अगर हम आज की इस गहन पड़ताल को समेटें तो हमने 4700 साल पहले की एक ऐसी दुनिया की सैर की जहां की इंजीनियरिंग आज के इंजीनियरों को हैरान कर देती है। जहां हर घर में पानी और साफ नालियों की व्यवस्था थी, जहां लोग कपास उगा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे। और कैसे पर्यावरणीय बदलावों और प्रशासनिक पतन ने उस भव्यता का एक दुखद अंत कर दिया। ये पतन ना आज के आधुनिक शहरीकरण, अंधाधुंध संसाधन दोहन और जलवायु संकट के दौर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी का संकेत है। ये बताता है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो अजेय नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और इस गहन पड़ताल को खत्म करने से पहले ना मैं एक नया और बहुत गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक बात सामने आई। क्या बात? लगभग उसी समय, यानी आज से करीब 5000 साल पहले, मिस्र में भी एक महान सभ्यता पनप रही थी। हम सब उनके बारे में जानते हैं। वहां के राजाओं ने अपने लिए विशालकाय पिरामिड बनवाए। हाँ। इजिप्ट के पिरामिड। हाँ। अपनी मौत के बाद के जीवन के लिए अकल्पनीय धन दौलत, सोना, चांदी और यहाँ तक कि सेवकों को भी उन भव्य मकबरों में दफना दिया। उनकी पूरी ऊर्जा मौत और उसके बाद के महिमा मंडन पर लगी थी। ये तुलना एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करती है ना? हाँ। क्योंकि ठीक उसी दौर में हमारे यहाँ हड़प्पा के लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, अपना विज्ञान और अपने संसाधन किसी एक राजा के विशालकाय मकबरे या पिरामिड पर खर्च नहीं किए। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने पक्की नालियां बनवाई, हर घर के लिए साफ पानी का इंतजाम किया, शानदार और साफ सुथरे स्नानागार बनाए और आम जनता की भलाई यानी सार्वजनिक उपयोगिता पर अपना पूरा ध्यान लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों समकालीन सभ्यताएं थीं, एक ही समय में सांस ले रही थीं, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं एक दूसरे से कितनी अलग थीं। एक तरफ मृत्यु का भव्य महिमा मंडन और दूसरी तरफ जीवन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिद। ये सच में हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि असली उन्नति किसे कहते हैं। बिल्कुल, ये बात हमें आज के समाज की प्राथमिकताओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। हम आज अपना पैसा, अपनी उन्नत तकनीक और अपने संसाधन कहाँ लगा रहे हैं? क्या हम कुछ खास लोगों के लिए ऊंचे पिरामिड बना रहे हैं या सभी के लिए पक्की नालियां और साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं? इसी वैचारिक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।